आप हैं, प्रवीण सानी साहब हैं और बड़े लोग हैं जो भारत में बैठकर बता रहे हैं कि बुनियादी तौर पर ऑपरेशन सिंदूर जिसका भारत ने आगाज किया उसमें क्या नाकामियां भारत को फेस करना पड़ी। तो ये एक नाकामी को छुपाने के लिए आपको नहीं लगता एक और नाकामी उन्होंने अपने गले डाल दी? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं। असल में क्या है कि ये हम आप बात कर सकते हैं क्योंकि हम आप समझते हैं, जानते हैं। लेकिन हम दोनों मुल्कों की बात करूंगा मैं। दोनों मुल्क में वो तादाद बहुत बड़ी है जो असल में कुछ समझती नहीं है, और वो अपनी भावनाओं पे और उस पे ऐसे बहक जाती है कि हाँ साहब, हमारे लीडर ने ये कह दिया, हमारे नेता ने ये कह दिया तो बिल्कुल सही कहा होगा। और वो इसको एग्जामिन नहीं करती, उसके फैक्ट्स नहीं चेक करती, और वो उसी में हो जाती है। नरेंद्र मोदी को तो और क्या चाहिए था। आप देखिए, ये भारत के लिए सबसे बड़ी नाकामी थी कि आपकी अपनी धरती पर एक ऐसी जगह जहां आपके जो है होम मिनिस्टर चंद दिन पहले जाकर के कहते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर से आतंकवाद खत्म कर दिया, हमने बिल्कुल साफ कर दिया, और सारी चीजें जब बताते हैं, और उसके बाद पहलगाम की उस जगह पर जहां पे कभी घटना नहीं हुई थी, वहां पर ऐसी घटना हो जाती है जो बहुत सुरक्षित माना जाता था। तो कैसे हो गया? और जब उसमें जवाबदेही मांगी जाती है, जब तो जवाब नहीं होता है, तो क्या होता है कि साहब नहीं, वो तो पाकिस्तान ने कर दिया। चलिए, मैंने मान लिया पाकिस्तान ने कर दिया। पाकिस्तान ने कर दिया तो क्या आपने पूरे वर्ल्ड के सामने पाकिस्तान उसमें शामिल था इसका सबूत रखा? आपने डोजियर सौंपा? तो देखा गया नहीं सौंपा। आप क्या कर रहे हैं कि नहीं, हम अपने देश के तमाम सारे डेलीगेट्स भेज रहे हैं दुनिया भर में, और वो बताएंगे कि पाकिस्तान ने ऐसा किया। उससे उससे फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आपने कहा कि नहीं, हमने बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर यदि कर दिया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कौन लोग हैं, तो वो कहाँ हैं? वो मारे गए? नहीं मारे गए? पकड़े गए? क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर अचानक ही आपने ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट कर दिया था। साहब, दोनों तरफ से शांति हो गई। फायदा किसका हुआ? ना हिंदुस्तान में हुआ, ना पाकिस्तान में हुआ। दोनों मुल्क अपनी अपनी तरह से समस्याएं उसको झेल रहे हैं। उसके बाद में यदि आप वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे तो कूटनीतिक रूप से कहीं पर भी कुछ नहीं दिखाई देता है। तो भारत खड़ा कहाँ है? क्या करना चाहता है? क्या संदेश देना चाहता है? अच्छा अजय भाई, ये आपने ये अपनी गुफ्तगू के जिम्मेदारी अंदर एक बड़ा हमारे देश एक के जी चीफ जी जी, आप प्राइम मुकम्मल मिनिस्टर की आप। थी, वो नहीं दे सके। जी। अच्छा, आपने एक बड़ा अहम पॉइंट इसमें उठाया कि सबूत अभी तक भारत पेश नहीं कर सका। मुझे याद है मेरी आपसे इस हवाले से गुफ्तगू हुई, आपने भी ये तासुर दिया कि पहलगाम मोदी अपनी सियासत के लिए कोई फॉल्स फ्लैग कर सकता है। लेकिन आज भारत में उससे सवाल नहीं हो रहा क्योंकि पाकिस्तान तो पूछ रहा है कि जनाब एक साल से ज्यादा वक्त पहलगाम के वाकयों को हो गया है, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई एविडेंस नहीं, कोई सबूत आज तक मोदी हुकूमत उसका पेश नहीं कर सकी जिसमें वो ये कह सके कि पाकिस्तान इसमें मुलव्वस था। जब जाहिल जमात हो, सिर्फ डिग्री से कोई काबिल नहीं बन जाता है। जब जाहिल जमात हो, समझना न चाहती हो, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? एक एक बात को लेकर के भारत की जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने उन सारे पॉइंट्स पर खुलकर बोला है। भारत का मीडिया दिखाता नहीं है। शायद यही वजह है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हिंदुस्तान पाकिस्तान से भी पिछड़ गया है, नेपाल से भी पिछड़ गया है, बांग्लादेश से भी पिछड़ गया, श्रीलंका से भी पिछड़ गया। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब हकीकत दिखाई नहीं जाएगी, बताई नहीं जाएगी, और जब विपक्ष उस पर सवाल करेगा जो आप कह रहे हैं, तो सवाल पूछने नहीं दिया जाएगा। संसद के भीतर बोलने नहीं दिया गया नेता प्रतिपक्ष को, यानी लीडर ऑफ अपोजिशन को। और हालत यह हो गई कि उस पर सरकार ने 100% झूठ बोला। फिर भी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने बहुत सारे जायज सवाल उठाए। उन सवाल पर कोई जवाब नहीं, उल्टा उन्हें देशद्रोही बताया जाने लगा। उन्हें कहा जाने लगा ये तो पाकिस्तानी एजेंट है, ये ऐसे हैं, ये चले जाए। और ये, अब आप सोचिए, सच बोलना यह हो गया है। तो ऐसी स्थिति में अब क्या होगा? मीडिया ही, सरकार को करने की जरूरत नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी को करने की जरूरत नहीं, ये काम मीडिया कर रहा है जो करना चाहिए, बचाव के लिए सरकार को करना चाहिए।
या उनकी पार्टी को करना नहीं चाहिए। तो यानी उसकी उसकी क्या वजह है कि भारतीय मीडिया अवाम को सच नहीं दिखाता? भारत एक बड़ा मुल्क है, 140 करोड़ लोगों का मुल्क है। यहाँ पर ठीक है, बहुत कुछ अच्छा भी होगा, लेकिन बहुत मसाइल हैं, लोग परेशान हैं, गुर्बत है, इन्फ्लेशन है, लोगों के पास बेरोजगारी है, रोजगार लोगों को हुकूमत नहीं प्रोवाइड कर सकी। तो ये सारे मुद्दे क्यों भारतीय मीडिया पर डिस्कस नहीं होते? इनफैक्ट हम ये देखते हैं कि रोज बैठकर एक फेक अकाउंट से की हुई ट्वीट के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ बैठकर प्रोग्राम्स किए जाते हैं। तो ये जो भारत के कोर इश्यूज हैं, उनको भारतीय मीडिया क्यों डिस्कस नहीं करता? बिल्कुल सही वजह है कि भारत इसलिए नहीं करता क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार का गुलाम है। और दूसरी चीज, यहां पर लंबे समय से एक जो प्रयोग किया गया, वो प्रयोग ये किया गया कि भारत के मीडिया में जहां पर भी इंटेलेक्चुअल्स और उसकी वो होती है, वहां पर कैसे हर जगह आरएसएस और बीजेपी के विचारधारा के लोग बैठा दिए जाए। उसके लिए उन्होंने यहाँ की यूनिवर्सिटीज में, यहाँ के वैसे जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, इन सबके हेड बैठा दिए इन्होंने आरएसएस से। इसके बाद में जो वहां पे एडिटर्स थे जो इंडिपेंडेंट बहुत सारा बोला करते थे, कहते थे और सब कुछ है, आप वो सारे लोग आज मेन स्ट्रीम से बाहर हैं। बिल्कुल, आपको रवीश कुमार साहब बाहर हैं, अभिसार मैं शर्मा मैं मैं, बाहर हैं, मैं आप बाहर उदाहरण हैं। बताता हूं। मैं पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, रवीश कुमार हो, अभिसार शर्मा हो, मैं खुद इंडिया न्यूज ग्रुप का चीफ एडिटर था, आज मैं नहीं हूं। इसी तरीके से और तमाम सारे लोग हैं। तो अब आप देखिए, जो लोग बोलते थे, जो सच दिखाते थे, वो आज उनको कोई वो नहीं है। और वो लोग लाके बैठा दिए गए जो सिर्फ 24 घंटे एक ही चीज झूठ ही दिखाएं, कुछ भी जो नरेंद्र मोदी कह दे वही वो करते घूमेंगे। अच्छा, वैसे मैं चीजें तो कुछ और डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन आपने चूंकि भारतीय मीडिया को करीब से देखा है, हिस्सा रहे हैं उसका, मुझे अजय भाई ये बताइएगा, ये अर्नब गोस्वामी, ये बुनियादी तौर पर क्या चीज है? ये किस अप्रोच और मेंटेलिटी के साथ बैठकर प्रोग्राम करता है? आप एक चीज समझिए, कोई कोई वो नहीं है। ये सब आरएसएस ने जो तैयार किए, ये आरएसएस के स्कूल से निकले हुए लोग हैं और इनकी फैमिली भी आरएसएस से जुड़ी हुई थी। अब आप देखिए, रजत शर्मा वो बीजेपी का जो स्टूडेंट विंग है उसी के मेंबर हुआ करते थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसके ज्वाइंट सेक्रेटरी भी रहे। तो ये वो उससे है। इसी तरीके से आप आइए, अर्णव गोस्वामी का आपने जिक्र किया, उनका पूरा परिवार आरएसएस से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से आप और आगे बढ़ जाएं, जिसको भी आप देखें, आप जिसका भी नाम ले लें, लगभग लगभग सारे वही लोग हैं। तो जो लोग पहले बैक में थे या इधर उधर थे, उन्हें ला ला करके प्राइम जगह पे बैठा दिया गया, की पोस्ट पे बैठा दिया गया। और जो अच्छे लोग, मेरिट से आए हुए लोग थे, जो मेरिट की बात करते थे, नॉलेज की बात करते थे, उन्हें या तो बाहर कर दिया गया या उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। बिल्कुल। बस यही। अच्छा अच्छा, मैं मुझे ये भी बताइएगा कि अब कुछ रिपोर्ट्स ये भी इंडिकेट कर रही हैं कि भारतीय फिजाइया को इस वक्त पायलट्स की कमी का सामना है। आप मुझे ये बताइएगा कि इसमें भारतीय हुकूमत के गलत फैसलों का कितना किरदार है? और हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक हादसा भारतीय फिजाइया को उसका सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान भारत जंग के अंदर जो कुछ हुआ, उससे हटकर कई जहाज इनके गिरे, वहां पर करप्शन की बड़ी बात हो रही है। रफाल डील के अंदर, तेजस के अंदर जो प्रोक्योरमेंट हुई, उसमें करप्शन की बड़ी बातें हैं। क्या ये वो रीजंस हैं कि आज भारतीय फिजाइया को जो है वो पायलट्स की कमी का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, पायलट्स की कमी के और भी बहुत सारे कारण हैं, सिर्फ ये नहीं है। लेकिन जो ये निश्चित रूप से है कि यहाँ पर जो खरीद हुई है, उन खरीदी में करप्शन बिल्कुल स्पष्ट तौर पे है। चाहे राफेल का हो, चाहे दूसरे और हो, चाहे तेजस बनाने का हो, सब कुछ जो भी कुछ इन्होंने बनाया उसमें कहीं ना कहीं गौतम अडानी, कहीं अंबानी, और यही सब आते हैं। अडानी अंबानी के बीच में बस सारा बांटने का काम चलता है। तो उसके कारण से बहुत सारे संकट खड़े हो रहे हैं। अब जो पायलट्स की कमी इसलिए नहीं हो रही कि पायलट्स मिल नहीं रहे। पायलट्स की कमी इसलिए पैदा की गई है क्योंकि अब जो पायलट ट्रेनिंग का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट था, वो अडानी को सौंपा जा रहा था और वो सौदा हो गया। अब अडानी पायलट तैयार करेंगे, वो पायलट जाएंगे, जिससे कि हर चीज पे कंट्रोल अडानी का रहे।
नहीं तो यानी फिर अडानी तो अडानी कभी, को पूरा कर। अडानी कभी फिर वो भारत के लिए वो पायलट काम नहीं, मैं करेगा तो वो आपको अडानी और के लिए बड़ी चीज करेगा। बताऊं, भारत के सैनिक स्कूल जो होते थे, जी। वो सैनिक स्कूल भी अब अडानी को दिए जा रहे हैं। यानी अब भारतीय फौज जो है ये अडानी फौज बन जाएगी, बिल्कुल भारतीय अडानी एयरफोर्स फौज अडानी में एयरफोर्स। तब्दील, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही किया जा रहा नहीं तो फिर इसमें भारतीय सवाल नहीं कर रहे कि आपने 2019 में जब पाकिस्तान ने अभिनंदन का जहाज गिराया तो मोदी ने सुन कहा कौन कि रहा है। रफाल होता तो बहुत हम बेहतर परफॉर्म करते। पाकिस्तान ने रफाल भी तबाह किए, उसके बाद बजाय इसके कि चीजों को बेहतर किया जाता, आप जिस तरह इंडिकेट कर रहे हैं, ये तो बड़ी मतलब वो चीजें हैं जिनके ऊपर लोगों को बहुत कंसर्न होना चाहिए। तो लोग पूछ नहीं रहे मोदी हुकूमत से कि क्या कर मैं रहे हैं। आप आपसे कह तो रहा हूं, यहां तो हिंदू मुस्लिम में फंसे हुए हैं, यहाँ हिंदू ईसाई में फंसे हुए हैं साहब। यहां पर तो सिर्फ इतने पे हो रहा है, सब चुनाव भी ऐसे हो रहे हैं। आप पश्चिम बंगाल का अभी चुनाव का नतीजा देख लीजिए, आप जिस तरह से है, आप असम के चुनाव का नतीजा देख लीजिए, दोनों हिंदू मुस्लिम पे ही हुए हैं। घुसपैठिया कहा गया मुसलमानों को, और उनको जिस तरीके से वो किया जा रहा है, इसी तरीके से टारगेट किया जा रहा है। केरल में ईसाइयों को और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था। तो यही तरीका है, इसी कारण से उस केरल में जहां पर बीजेपी कभी नहीं आती थी, वहां पर भी वो 3 सीटें लेके आ गई। तो अब आप इससे समझ लीजिए कि ये हालात पैदा कर दिए हैं इन्होंने। हालांकि मैं भारत के, दक्षिण भारत के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि वो काफी हद तक सच समझते हैं और इसलिए इनको उस तरह से एकोमोडेट नहीं करते हैं, लेकिन बड़ी तादाद तो दूसरी तरफ है। और जो दूसरी तरफ, इसीलिए ये अभी एक बिल लेकर के आए थे, स्पेशल सेशन बुलाया था उसके लिए, हालांकि अपनी साजिश में नाकाम हो गए। लेकिन ये यही करते हैं, लेकिन उसके बदले दूसरा माहौल बना दिया कि नहीं साहब, उसी के साथ में एक आड़ में वुमेन रिजर्वेशन का बहाना लिया। तो ये है इनका।